आपको डोमिनोज के बारे में सबसे पहले कब पता चला? मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ इट्स 30 मिनट और फ्री डिलीवरी सर्विस। जब डोमिनोज ने इंडिया में अनाउंस किया था कि वो 30 मिनट में डिलीवरी करेंगे या फिर वो फ्री देंगे, तो पूरे इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि डोमिनोज बैंकरप्ट हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे थे डोमिनोज 100% फेल हो जाएगी। डोमिनोज का टॉपिंग्स कम होता है एंड डोमिनोज का सॉस काफी ब्लैंड डल सा सॉस है। लेकिन क्या आपको पता है, आज डोमिनोज इंडिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन कंपनी है और इनके पास 1700 से ज्यादा आउटलेट्स है सिर्फ इंडिया में। और इतना ही नहीं, बहुतों को तो नहीं पता होगा, लेकिन डोमिनोज की शेयर प्राइस 2010 से 2022 तक 3000% बढ़ चुकी है, यानी 33% एनुअल ग्रोथ। लेकिन एक मिनट, मैंने कहा 2010 से 2022 तक, 2010 के पहले क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि 2007 में डोमिनोज बुरी तरह फेल हो चुकी थी। हर जगह लोग डोमिनोज को क्रिटिसाइज कर रहे थे इनके खराब टेस्ट के कारण। इनकी शेयर प्राइस 40% तक गिर चुकी थी और डोमिनोज को वापस खड़ा करना नियर टू इम्पॉसिबल था। बट देन द क्वेश्चन इज, हाउ डिड डोमिनोज चेंज इट्स फेट एंड बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन कंपनीज इन द वर्ल्ड? चलिए इस एपिसोड में डोमिनोज के सक्सेस स्ट्रेटजीज को डिकोड करेंगे और ये भी जानेंगे कि डोमिनोज अपनी हजारों आउटलेट्स को मैनेज कैसे करती है। इस वीडियो के रिसर्च आर्टिकल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। किसी भी केस स्टडी के डीप में जाने से पहले हमें उस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। टाइम था 1960s का, जब डोमिनोज के फाउंडर टॉम मोनागन और उनके भाई को एक कैथोलिक ऑर्फनेज में भेज दिया गया था क्योंकि उनकी मॉम उनकी देखभाल करने के लिए सक्षम नहीं थी। टॉम ने हाई स्कूल पास आउट करके ग्रेजुएशन करने का सोचा आर्किटेक्चर से, लेकिन उनसे ये हुआ नहीं और उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और जाके एक पिज्जा के शॉप को खोला। 5 से 7 साल में उनकी बिजनेस बहुत बढ़ने लगी और उन्होंने और भी आउटलेट्स खोल लिए। लेकिन आपने डोमिनोज के लोगों में 3 डॉट्स देखे होंगे। इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब टॉम ने अपनी दूसरी आउटलेट खोली तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जितने भी आउटलेट्स खोलेंगे उतनी डॉट्स वो अपने लोगों में बढ़ाते जाएंगे। बट उन्हें कहाँ पता था कि उनके 19,000 आउटलेट्स हो जाएंगे एक दिन। लेकिन डोमिनोज का सफर इतना सिंपल नहीं था जितना सिंपली मैं बोल रहा हूँ। 2007 के बाद डोमिनोज की शेयर प्राइस धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। 2 साल के अंदर 40% तक गिर चुकी थी, लेकिन इसका रीजन किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसका रीजन इनके कस्टमर्स को पता था। Where's the love? How hard? Bread, sauce, cheese, fresh ingredients. Doesn't feel like there's much love in Domino's pizza. Domino's pizza crust to me is like cardboard. अच्छा, आपने देखा होगा नई नई कंपनी शुरू में तो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देती है, कस्टमर्स को खुश रखती है, ऑफर्स भी देती है, लेकिन जैसे जैसे वो कंपनी फेमस होती है तो प्रॉफिट के चक्कर में अपनी क्वालिटी को गिरा देती है। उस टाइम के सीईओ पैट्रिक डॉयल ने देखा कि कोई कस्टमर कह रहा है कि पिज्जा की क्रस्ट बहुत खराब है, कोई कह रहा पिज्जा सॉस केचप की तरह टेस्ट कर रही है, कोई कह रहा चीज में टेस्ट नहीं है, कोई कह रहा है डोमिनोज इज हेल, और वेरियस बैड कमेंट्स आ रहे थे। अब इस जगह कोई और कंपनी होती तो वो कमेंट्स को छुपाने की कोशिश करती, पेड मार्केटिंग या फ्रीबीज के थ्रू अपने इमेज को सुधारने की कोशिश करती, लेकिन पैट्रिक ने बिल्कुल इसका उल्टा किया। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सबसे माफी मांगी, ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है एंड वी प्रॉमिस टू इम्प्रूव। बस उस दिन के बाद से डोमिनोज के सारे एम्प्लॉयज पूरी तरह लग गए। सारे सीनियर शेफ्स दिन रात 3 साल तक काम करते रहे, अलग अलग हजारों रेसिपीज ट्राई किया, क्रिटिक्स को टेस्ट भी करवाया और एक दिन उन्हें अपना बेस्ट टेस्ट मिल गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वाज मोर शॉकिंग। डोमिनोज के हेड शेफ ने खुद जाकर बहुत से क्रिटिक्स के घर पर पिज्जा डिलीवर किया और टेस्ट भी करवाया। सभी शॉक थे कि एक $1 बिलियन कंपनी का हेड शेफ खुद आकर पिज्जा डिलीवर कर रहा है और उनके फीडबैक को इतना सीरियसली ले रहा है। डोमिनोज ने एक एड भी पब्लिश किया विद द टाइटल ओ यस वी डिड इट और पूरे दुनिया को एग्जांपल दिया कि अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर्स के फीडबैक को सीरियसली ले तो अपने कस्टमर्स के दिल में जगह बना लेती है। लेकिन क्या डोमिनोज सिर्फ अपने टेस्ट के कारण फेमस है? ना, उनकी दूसरी स्ट्रेटजी है लोकलाइजेशन। देखो, एज अ नॉर्मल पर्सन हम सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट हम न्यू दिल्ली में बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट जाकर कोयम्बटूर में भी बेचेंगे। बट यू नो, हर एक रीजन अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। हर रीजन में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशंस है और अलग अलग टेस्ट भी है। अब जहाँ मोस्ट ऑफ द लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, वही डोमिनोज ने भी इनिशियली यही किया था। इनिशियली जब डोमिनोज इंडिया में आई थी तब वो अमेरिकन फ्लेवर्स ही बेचने की कोशिश करते थे इंडिया में भी। 3-4 साल तक कोशिश करते रहे लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली और तब जाकर डोमिनोज ने एक्सटेंसिव रिसर्च किया और 2 साल की एक्सटेंसिव रिसर्च के
बाद उन्हें ये 3 चीजें पता चली। पहली तो ये कि इंडिया के हर एक रीजन में अलग अलग फूड कल्चर है, अलग अलग टेस्ट है। जैसे हैदराबाद में लोग बिरयानी पसंद करते हैं, वहीं केरला और कर्नाटका में लोग कोकोनट पसंद करते हैं। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा साइड में नॉन वेजिटेरियन नहीं चलती है और इसी तरह हर जगह अलग अलग अप्रोच चाहिए। दूसरी ये कि इंडिया में $5 वाली पिज्जा की कोई मार्केट नहीं है। वर्ल्ड वाइड एवरेज कॉस्ट ऑफ पिज्जा थी $5, लेकिन इंडियन मार्केट को टैप करना है तो यहाँ चाहिए ₹100 वाली पिज्जा। और तीसरी ये कि इंडियन मार्केट बड़े बड़े सिटीज तक सीमित नहीं है। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन टायर 2, टायर 3 और इससे भी लोअर टायर सिटीज में रहती है। अगर वो छोटे सिटीज को टारगेट नहीं करेंगे, छोटे सिटीज में आउटलेट्स नहीं खोलेंगे, तो वो इंडिया की मैक्सिमम पोटेंशियल को मिस कर देंगे। अब यही चीज फ्लिपकार्ट को भी समझ आ गई थी और इसी कारण से फ्लिपकार्ट आज इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। आप हमारे फ्लिपकार्ट वाली एपिसोड डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए डोमिनोज ने अपनी स्ट्रेटजीज को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने इंडिया में हर एक रीजन में अलग अलग रेसिपीज बनाना स्टार्ट किया। हेड शेफ को कहा कि वो उस रीजन के ही शेफ्स को हायर करे और उस रीजन के टेस्ट को समझे। अब इस चीज की सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो कस्टमर्स है वो उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं क्योंकि वो ब्रांड से कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरी तरफ डोमिनोज ने अपने प्राइसेस को ड्रास्टिकली कम कर दिया। उन्होंने एक स्पेशल पिज्जा लॉन्च किया जिसका नाम है पिज्जा मेनिया, जिसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती थी 59 रुपीज से और इस रेट पे लोकल पिज्जा शॉप में भी आपको पिज्जा नहीं मिलेगी। लेकिन सिर्फ प्राइस कम करने से डोमिनोज की सेल नहीं बढ़ती क्योंकि डोमिनोज अभी तक लोअर टायर सिटीज में थी ही नहीं। इसलिए नेक्स्ट फेज में डोमिनोज ने अपने एक्सपेंशन को शुरू किया लोअर टायर सिटीज में और आज के दिन आपको छोटे छोटे शहरों में भी डोमिनोज की रेस्टोरेंट मिल जाएगी। और बेसिकली लोअर प्राइस और लोकल मेन्यू के कारण डोमिनोज लोअर टायर सिटीज में बहुत सक्सेसफुल हुई क्योंकि उन सिटीज में लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम रहती है। जब लोगों को 100-200 रुपए में डोमिनोज में बैठकर पिज्जा खाने मिलेगा तो लोग क्यों छोड़ेंगे। और जो लोग आएंगे उनमें से 20% लोग इमोशंस में आकर ज्यादा बिलिंग कराएंगे और इसे कहते हैं इम्पल्स बाइंग। इसी इम्पल्स बाइंग के कारण लोग ज्यादा महंगे ऑर्डर्स भी देते हैं। यही सेम स्ट्रेटजी मैकडॉनल्ड्स भी यूज करती है। 70 रुपए वाले बर्गर से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनमें से कुछ लोग इमोशंस में ज्यादा ऑर्डर भी कर देते हैं। लेकिन कुछ समय पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में डिलीवरी। 2008 के पहले इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो होम डिलीवरी करती हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को डोमिनोज के आउटलेट में जाकर ही ऑर्डर देना पड़ता और ये एक रेजिस्टेंस है। बट डोमिनोज ने उस टाइम पर इंडिया में ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया और जैसा कि आपको पता ही है 30 मिनट और फ्री डिलीवरी सर्विस को लॉन्च किया। अब ये चीज वो अमेरिका में 2004 में ही बंद कर चुके थे और उस टाइम पर इंडिया की रोड इस चीज के लिए कंपैटिबल भी नहीं थी। या किसी रोड में गड्ढे मिलेंगे या फिर किसी रोड में ट्रैफिक मिलेगी, लेकिन फिर भी डोमिनोज 99% ऑफ द डिलीवरीज को टाइम पर करती है। इसलिए डोमिनोज बड़े सिटीज में बहुत सारे आउटलेट्स खोलती है कि वो हर रीजन को डिलीवरी के लिए केटर कर पाए। लेकिन क्या एक फ्रेंचाइजी बिजनेस सिर्फ कस्टमर सर्विस से चल जाता है? एक्चुअली बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट। अब एज अ नॉर्मल पर्सन आपको लगेगा कि फ्रेंचाइजी को मैनेज करने में क्या है, जो फ्रेंचाइजी लेता है उसे ही तो मैनेज करना होता है, कंपनी को क्या करना है। बट ऐसा नहीं है। जब आप एक फ्रेंचाइजी देते हो तो उस फ्रेंचाइजी की सेल्स आपके ब्रांड के कारण होती है, ना कि उस ओनर के कारण। तो क्या हो अगर वो ओनर ज्यादा प्रॉफिट के लिए बेकार रॉ मटेरियल को यूज करे? क्या हो अगर वो स्टॉक मैनेज ठीक से नहीं करे और कस्टमर्स को मनचाहा ऑर्डर ना मिले? क्या हो अगर उसका बिहेवियर रूड हो और एम्प्लॉयज ही भाग जाए? क्या हो अगर वो डिलीवरीज ठीक से ना करवाए? और क्या हो अगर वो कंपनी को चीट कर ले, उसके रेसिपीज चुरा ले, उसके कस्टमर्स चुरा ले और अपनी ही फ्रेंचाइजी खोल ले? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आते होंगे और इसका जवाब डोमिनोज के पास है। सबसे पहली प्रॉब्लम थी रॉ मटेरियल्स को कैसे मैनेज करें। इसके लिए डोमिनोज देती है 2 ऑप्शंस, एक है लोकल सप्लाई और एक है कंपनी सप्लाई। सारे रॉ मटेरियल जो डोमिनोज के यूनिक होते हैं जैसे चीज, पिज्जा सॉस, स्पाइसेस, फ्रोजन वेजीज, पिज्जा बेस या डफ, वो डोमिनोज खुद अपने फैक्ट्रीज में बनवाती है और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे इंडिया के स्टोर्स में। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बहुत यूनिक है, वो भी बताता हूँ। लेकिन जो पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स है जैसे वेजिटेबल, एग, चिकन वगैरह को लोकल सप्लायर्स से ही मंगाया जाता है, लेकिन उन्हें भी डोमिनोज ही अप्रूव करती है। डोमिनोज के 1700 से ज्यादा आउटलेट्स है जो 350 सिटीज में फैले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है डोमिनोज हर एक सिटी में अपने वेयरहाउसेस या फैक्ट्रीज नहीं बना सकती है और अगर उन्हें अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचानी है तो ऐसी लोकेशन चाहिए जहां से हर एक जगह मिनिमम कॉस्ट में डिलीवर हो पाए। इसके लिए डोमिनोज यूज करती है हब एंड स्पोक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इस मॉडल में कंपनी किसी एक सेंट्रल लोकेशन को चुनकर वहां पर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाती है। डोमिनोज के केस में इसे कहते हैं प्रोडक्शन किचन कम वेयरहाउस और इस सेंट्रल लोकेशन से सारे सिटीज इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। और साथ में डोमिनोज ने इंडिया में 4 सेंट्रल लोकेशंस में अपने किचन्स बना रखे हैं
जैसे दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता और मुंबई। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली वाले किचन से यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में डिलीवर कर सकते हैं। अगर डोमिनोज को चंडीगढ़ वाले आउटलेट में रॉ मटेरियल भेजने हैं तो वो लोड करके एक ट्रक में भेजेगी और साथ में वापस आते समय वो ट्रक लुधियाना से उनके लिए व्हीट भी ले आएगी, जिससे एक ही कॉस्ट में 2 काम हो जाएंगे। हर एक आउटलेट को इंस्ट्रक्शंस होती है कि हर दिन इवनिंग में उन्हें अपने स्टॉक को अपडेट करना है डैशबोर्ड में, जिससे हर 4 दिन में हर एक आउटलेट में रॉ मटेरियल्स को भेज दिया जाता है और शॉर्टेज नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए किसी आउटलेट में सडन स्पाइक के कारण मटेरियल्स खत्म हो गई तो डोमिनोज क्या करेगी? इसके लिए डोमिनोज यूज करती है इंटर स्टोर ट्रांसफर, जिसमें किसी और स्टोर के मटेरियल्स को उस स्टोर में भेज दिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली डोमिनोज ने अपने फ्रेंचाइजीज को फ्रीडम दे रखा है कि वो रॉ मटेरियल्स को कहीं से भी प्रोक्योर कर सकते हैं, बशर्ते वो मटेरियल्स डोमिनोज के द्वारा अप्रूव्ड हो। इससे ये फायदा होता है कि स्टोर ओनर्स खुद से जिम्मेदार होते हैं मैनेजमेंट के लिए और अल्टीमेटली कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलती है। आज के दिन आप सुन ही रहे हैं कि धीरे धीरे स्किल रिलेटेड जॉब्स बहुत बढ़ रही है और इन सारे जॉब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च स्किल। इसलिए आपके लिए मैंने कुछ रिसर्च आर्टिकल्स अटैच किए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप कमेंट्स में बताइए कि क्या कोई इंडियन कंपनी डोमिनोज को पीछे छोड़ सकती है जैसे लैपिनोज। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।